अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ सेल इंजरी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अडेप्टेशन जो है बेसिकली इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सेल ट्राइज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द न्यू चेंज एनवायरनमेंट सो दैट इट कैन अवॉइड द इंजरी, बट इफ it is unable to adapt itself to the new change environment, ultimately cell is destined to be injured। सेल ने ultimately injured होना है अगर वो अडेप्ट ना कर पाया। अब वो अडेप्ट जब नहीं कर पाता, अडेप्ट ना करने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। देयर इज़ अ चांस कि वो सेल के अंदर अडेप्टिव कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो चांस कि वहाँ पे जो स्टिमुलस आया, जो चेंज इन्वायरमेंट आया, जो इंजरी की कॉज थी, दैट वाज वेरी सीवियर। ये वो बहुत ज़्यादा थी और सेल वाज अनएबल टू अडेप्ट इटसेल्फ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी थी और इतनी ज़्यादा थी कि सेल उसको अडेप्ट कर ही नहीं सकता था। ये अगर स्लो इंजरी होती तो शायद वो अडेप्ट कर ले। बहुत सीवियर इंजरी थी, बहुत हाई स्टिमुलस था, बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की जो इंजरी जब आई तो सेल अडेप्ट नहीं कर पाया। वो जब अडेप्ट नहीं कर पाया, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज द सेलुलर इंजरी। अब वो सिर्फ सेलुलर इंजरी होगी। दैट सेलुलर इंजरी हैज़ गॉट टू पैटर्न, वन इज द रिवर्सिबल इंजरी एंड अदर इज द इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जैसे नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल क्या मतलब है, समथिंग दैट कुड बी रिवर्स्ड बैक, वो जो कुछ वापस आ सकते, यानी कि इफ द कॉज ऑफ दैट इंजरी इज रिमूव्ड, इफ द चेंज एनवायरनमेंट इज नाउ कंड्यूसिव फॉर द सेल, नॉर्मल हो गया एनवायरनमेंट, तो सेल अब अपने वापस नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ जा सकता है। तो ये है रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है, द सेल हैज रीच्ड टू द पॉइंट वेयर इट इज अनएबल टू गो बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। अब वो नॉर्मल अपनी स्टेट में नहीं वापस जा सकता, तो ये है इरिवर्सिबल इंजरी। हर सेल का जो है डिफरेंट पोटेंशियल होता है कि वो किस किस्म की इंजरी को जो विथस्टैंड कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। हर सेल की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। आपको मिसाल अगर मैं दूं कि आपके पास हाइपोक्सिक इंजरी अगर न्यूरॉन में हो तो वो 1 to 2 मिनट्स के अंदर वो डैमेज कर देता है और इरिवर्सिबल इंजरी तक चला जाता है। लेकिन वही अगर हाइपोक्सिक इंजरी आपके पास स्केलेटल मसल्स में हो तो 2 से 3 घंटे तक 2 to 3 hours सेल कैन सर्वाइव। द स्केलेटल मसल सेल कैन सर्वाइव फॉर 2 to 3 hours। ऑन द अदर हैंड द न्यूरॉन्स कैन हार्डली सर्वाइव फॉर 1 to 2 मिनट्स। तो डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी हैज डिफरेंट कैपेसिटी टू बेसिकली विथस्टैंड द एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, विथस्टैंड द एबनॉर्मल स्टिमुलस और द चेंज एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इन दोनों के दरमियान में आपके पास एक थिन लाइन है। ये देयर इज अ थिन लाइन, अगर सेल क्रॉस करके उस साइड में चला जाता है तो इट इज अनएबल टू बेसिकली चेंज इटसेल्फ, नॉर्मलाइज इटसेल्फ। ये सेल यहाँ से वापस चला गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से अगर आपके पास रिवर्सिबल चेंज में है तो ये आ सकता है। इसको नॉर्मल को अडेप्टेशन भी कह सकते हैं। ये रिवर्सिबल से वापस आ सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल में वापस नहीं आ सकता। ये यहाँ से ये वापस नहीं आएगा, नॉर्मल की तरफ कभी नहीं जाएगा। अच्छा, अब हम फीचर्स को देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के, क्या फीचर्स होते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के, जिसके बाद हम कह देते हैं कि अब ये सेल जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं जा सकता। तो पहले अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो है ऑब्वियसली सेल, आपको पता है कि सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लियर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास पता है कि आपके पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, दो इंपॉर्टेंट। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स हैं, क्लियर। जो ये सारी चीज़ें हैं जो सेलुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसी तरह से आपके पास जो राइबोसोम्स हैं उसके ऊपर जो आपके पास प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और न्यूक्लियस सारे का सारी इंफॉर्मेशन रखता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल है जो कि सेल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि डायरेक्शन सेल को दे रहे हैं। अब जब कभी भी सेल की इंजरी होगी तो ऑब्वियसली कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट होंगी, ठीक है। अब वो जो इफेक्ट होंगी तो किस तरह से इफेक्ट होंगी, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल।
तो जब रिवर्सिबल इंजरी को जब हम माइक्रोस्कोप के ऊपर डिटेल में स्टडी करते हैं, वो देखते हैं, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर जो सेल मेम्ब्रेन में नज़र आते हैं, वो आपके पास जो है ब्लैबिंग नज़र आती है। ब्लैब होते हैं, इसमें थोड़े थोड़े से जो है सेल के ऊपर उभार नज़र आना शुरू होते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेलुलर ब्लैबिंग। क्लियर? ये बेसिकली क्या है, ये सेलुलर ब्लैबिंग ये होती है कि आपके पास सेल की जो इंटेग्रिटी है, सेल मेम्ब्रेन की जो इंटेग्रिटी है वो लॉस हुई है। सेल मेम्ब्रेन जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लिपिड्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। क्लियर? और ये सारे की सारी जो है आपके पास एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं। जब कभी भी सेल इंजर्ड होता है, जब कभी भी कोई एनवायरनमेंट चेंज होता है सेल का, और सेल को डिफरेंट तरह की जो है हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, तो उसके अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है? एटीपी की प्रोडक्शन कम हुई है, सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी खराब हुई है। इंटेग्रिटी खराब हुई है तो जगह जगह पे जो है ना आपके पास वीक पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। जहाँ पे वीक पॉइंट्स बनते हैं वहाँ से मेम्ब्रेन थोड़ी सी बल्ज आउट हो जाती है, इसको कहते हैं ब्लैबिंग, ब्लैब्स। ठीक है? सेलुलर ब्लैबिंग हो जाती है आपके पास। जब सेल मेम्ब्रेन को देखोगे तो उसके अंदर ब्लैब्स बन जाएंगे। कुछ सेल्स के अंदर जो है लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो जाते हैं। कुछ सेल्स के ऊपर आपको पता है कि मुख्तलिफ सेल्स में बॉडी के अंदर जो है माइक्रोविलाई, जैसे आपके पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है, तो जब अगर वहाँ पे रिवर्सिबल इंजरी होगी तो आपके पास जो सीलिया है वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है? माइक्रोविलाई जो है उसके ऊपर वो लॉस हो जाएंगे। क्लियर? तो एक तो वो चीज़। अब अगर आप अंदर देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर? इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। क्लियर? तो ये क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इससे आपको स्वेलिंग मिलेगी। इसी तरीके से आपके पास ये जो राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे इससे। ठीक है? ये अलहदा से हो जाएंगे, आपको ये अलहदा पड़े हुए मिलेंगे। इंस्टेंट के इसके ऊपर लगे होते हैं, ये अलहदा होंगे। ठीक है? इसी तरीके से आपके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी मेंटेन होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो रिवर्सिबली क्लम्प होगा। इरिवर्सिबल क्लम्पिंग तो अगली स्टेज में होती है। ये थोड़ा सा क्लम्प होगा, वो आप उसमें आपको इंक्रीज बेसोफिलिया मिलेगा और उसमें आपको क्लम्पिंग मिलेगी थोड़ा से न्यूक्लियस की। ये स्वेलिंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पे राइबोसोम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गए। और साथ ही साथ न्यूक्लियस में आपको जो है क्लम्पिंग रिलीफ ऑफ द न्यूक्लिक मटेरियल। समटाइम्स यू आल्सो सी कि आपके पास ये जो मेम्ब्रेन में जो वीक एरियाज बने थे, थोड़ी थोड़ी मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो है वो ब्रेक डाउन करती हैं। ठीक है? और वो आपके पास जो है साइटोप्लाज्म के अंदर से इस तरह से आपको वन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इनको कहते हैं माइलिन फिगर्स। इनको क्या कहते हैं, माइलिन फिगर। माइलिन फिगर्स क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी इंटेग्रिटी जो थोड़ी लॉस हुई थी, उसके अंदर बल्जेस आए थे, वो कुछ मेम्ब्रेन के हिस्से टूटे थे। ये ओवरऑल इंटेग्रिटी मेंटेन थी, मेम्ब्रेन कहीं से भी फुल तौर पर डैमेज नहीं, बल्जेस बन गए। लेकिन जहाँ से ये बल्जेस बने थे वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है आपके पास लिपिड लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वो सेपरेट हुआ और उससे वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लिए और वो आपको साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए नजर आते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स जब आपको सेल में नज़र आते हैं तो यू से कि पेशेंट की अभी इंजरी जो है दैट इज़ द रिवर्सिबल इंजरी। अगर हम उस कॉज को रिमूव कर देंगे जो कॉज अल्टीमेटली ये सारे प्रॉब्लम कर रही थी, या उसको ठीक कर लेंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो सेल कैन गो बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। क्लियर? लेकिन अगर ये कंटिन्यू ऐसे ही रहता है और वो कंडीशन रिमूव नहीं होती और द कॉज इज स्टिल देयर, then ultimately cell is unable to repair itself if it goes to the next stage।
इस स्टेज तक सेल कैन रिपेयर इट सेल्फ। जब अगर आपके पास एटीपी कम बन रहे थे, क्यों कम बन रहे थे, हाइपोक्सिक इंजरी थी या हाइपोक्सिया था, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही थी, आपने वो ऑक्सीजन की डिलीवरी को मेंटेन कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। मिसाल के तौर पे मायोकार्डियल इन्फाक्शन जब होता है किसी को, हार्ट अटैक जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, तो कोई वेसल जो है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी वो उसकी ब्लॉकेज होती है, ठीक है, वो ब्लॉकेज होती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप आधे घंटे के अंदर मरीज़ को ले आते तो हम पेशेंट को बचा लेते। तो अब आधे घंटे की वो बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोक्सिक इंजरी तो शुरू हो गई थी, लेकिन कार्डिक मसल जो है आमतौर पे 1 आवर तक, 30 मिनट्स टू 1 आवर तक वो जो है रिवर्सिबल इंजरी तक में रहते हैं। अगर 1 आवर से आगे गुजर जाएगा तो वो फिर क्या होगा, वो इरिवर्सिबल इंजरी में चले जाएंगे, और जब वो इरिवर्सिबल इंजरी में चले जाएंगे तो वो सारे के सारे मसल्स जो हैं, कार्डिक मसल सेल्स, वो हो जाएंगे इरिवर्सिबली डैमेज और वो उनकी डेथ हो जाएगी। इस वजह से कहते हैं कि आपने रिवर्सिबल इंजरी के दौरान में अगर कॉज को रिमूव कर दिया, उसको ट्रीट कर लिया, सेल गो बैक टूवर्ड्स नॉर्मल कंडीशन, लेकिन नहीं किया अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल की डेथ हो जाएगी। अच्छा, ये तो होगी आपके पास सेलुलर रिवर्सिबल इंजरी। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल भी ओवरऑल स्वेल्ड मिलता है, सेल की ओवरऑल स्वेलिंग भी मिलती है। जैसे ये सेल का साइज इतना है, तो अगर नॉर्मल साइज जो है इतना था तो ये रिवर्सिबल इंजरी के अंदर ये साइज में बड़ा हो जाएगा। वो क्यों बड़ा होता है, बेसिकली जब एटीपी कम बनते हैं तो सोडियम पोटेशियम पंप जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जो कि बेसिकली ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है इनसाइड ऑफ द सेल, और एंड दैट इज़ बेसिकली सेम ऑस्मोलैरिटी विद द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इन्वायरमेंट के जो है बेसिकली सेम ऑस्मोलैरिटी रहती है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा जो है इनवर्ड फ्लूइड की मूवमेंट नहीं होती, ऑस्मोसिस जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा अंदर ही रहना शुरू हो गए, बाहर नहीं जा रहा पोटेशियम, वो बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन रखता है आपके पास सोडियम और पोटेशियम के लेवल को, उसकी वजह से आपके पास मेंटेन रहती है सेल मेम्ब्रेन, सेल की साइटोप्लाज्म की जो ऑस्मोलैरिटी। अगर वो बढ़ जाएगी, सॉल्यूट अंदर ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगी कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई तो ये फ्लूइड को ज़्यादा इनवर्ड जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू से, क्योंकि परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वो अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। जब वाटर अंदर को आएगा तो सेल क्या होगा, वो स्वेल करना शुरू कर देगा। तो एक सेलुलर स्वेलिंग ओवरऑल आपको नजर आती है। बाकी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की स्वेलिंग नजर आती है, राइबोसोम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, माइलिन फिगर नजर आती हैं, आपके पास मेम्ब्रेन में ब्लैब्स नजर आती हैं। लेकिन ये स्टेज अभी रिवर्सिबल है। ये स्टेज से अगली स्टेज जो आएगी दैट इज द इरिवर्सिबल स्टेज। अब क्या होता है इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर, इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर आपके पास जो है जो फीचर्स आते हैं कि अब ये बढ़ता चला जा रहा है काम, ये रुका नहीं है, तो क्या होगा कि यही मेम्ब्रेन जिसमें ब्लैब्स बने थे, ये ब्लैब्स भी जो है क्योंकि ये वीक एरिया से, वीक पॉइंट से, और वो इंजरी की कॉज रिमूव नहीं हो रही, तो ये ब्लैब्स जो है ना ये भी टूट जाएंगे। ये वीकेड एरिया से थोड़ी देर तक ये बर्दाश्त करते हैं, नहीं रिमूव हुआ तो ये भी ब्लैब्स भी रिमूव हो जाएंगे। जब ब्लैब्स रिमूव हो गए, ब्लैब्स टूट गए, अब ये सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक कवरिंग थी, सेल को इंटेग्रिटी दे रही थी, एक अलग से ऑर्गेनल्स को मेंटेन करके रखा हुआ था उसने, अब वो ओपन हो गया। अंदर का साइटोप्लाज्म और बाहर का एनवायरनमेंट, अब उनमें कोई पर्दा नहीं रह गया, उनमें कोई एक किस्म की दीवार नहीं रहेगी। तो अब क्या होगा कि अब बाहर की चीज़ें अंदर आ रही हैं, अंदर की चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो ये स्टेज है कि जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगी, जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, जब वो जो टूट जाएगी, तो पहला पॉइंट है कि जब आप कहोगे कि सेल जो है इरिवर्सिबली डैमेज हो गया। ठीक है, अब इरिवर्सिबली डैमेज हो गया तो अब उसके बाद अगली स्टेज क्या होगी कि आपके पास ऑर्गेनल्स जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं रही तो ये ऑर्गेनल्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और बाहर का जो कैल्शियम है, कैल्शियम, ठीक है, वो इनवर्ट सेल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो कैल्शियम जो है वो अंदर आ रहा है, ऑर्गेनल्स बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब वो जब कैल्शियम अंदर जाना शुरू कर देगा, ये माइलिन फिगर्स जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट जो है ना, इसके अंदर लिपिड कंपोनेंट जो है ना वो रिमूव होकर निकलता है। सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड कंपोनेंट है, तो जाके कैल्शियम जाके लिपिड के साथ मिलेगा तो उसे कोनिफिकेशन कर देगा, तो वो बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट्स बनाना शुरू कर देगा वहाँ पे, और कैल्शियम सॉल्ट जो है वो सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब बाकी आप जब डिटेल इसको स्टडी करोगे, इसी तरीके से ये ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं ये भी रप्चर होना शुरू हो जाएंगी। जब ये रप्चर होंगी, इसके अंदर आपको, इसमें भी कैल्शियम जब डिपॉजिट होगा उसके अंदर भी आपको
डिफरेंट टाइप की ओपेसिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। क्लियर। इसी तरीके से आपके पास जो है लाइसोसाइम्स एक ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइसोसाइम्स, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स होते हैं, जो कि लाइसोसाइम्स जो आपके पास वैक्यूल भी कहते हैं और लाइसोसाइम्स भी कहते हैं। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। उनकी मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी। जब उनकी मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो अब ये एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होंगे। अब ये जब रिलीज होंगे तो ये सारे के सारे बाकी सेल के स्ट्रक्चर्स को भी अटैक कर देंगे। इनके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करें। अब ये लाइसोसाइम्स जो हैं वो रिलीज होके वो भी करेंगे। और साथ ही साथ जब आपके पास इस तरह की इंजरी आएगी तो बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट WBCs है, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो इस जगह पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। वो इस जगह पर पहुँच शुरू हो जाएंगे और उस कॉज को जो है टैकल करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई कि सेल जो है ना इस हद तक पहुँच गया। तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो वो भी अपने ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करेंगे। तो अपने ग्रैन्यूल्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, अपने एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी रिलीज़ हो रहे हैं और बाहर न्यूट्रोफिल्स भी पहुँच गए हैं वहाँ पे इसको हेल्प करने के लिए कि वो कॉज को रिमूव करे। वो समझ रहे हैं बैक्टीरिया आ गया है, कोई इंजरी होगी, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है। तो वो आएगा, वो भी अपने एंजाइम में रिलीज़ करेगा, लाइसोसाइम भी अपने एंजाइम में रिलीज़ करेंगे। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे भी अटैक करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनल्स पे भी अटैक करेंगे और साथ ही साथ न्यूक्लियस पे भी अटैक करेंगे। ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एंडोन्यूक्लिएजेस। एंडोन्यूक्लिएजेस जब रिलीज होंगे तो वो सारे के सारे एंडोन्यूक्लिएजेस क्या करेंगे, आपके पास न्यूक्लियस को अटैक कर देंगे। ठीक है। और जब वो न्यूक्लियस को अटैक करना, ये आखिरी स्टेज होगी। ठीक है। ये आखिरी स्टेज होगी सेल के डेथ की। उसके बाद हम कह देंगे सेल इज़ नाउ डाइड, सेल की डेथ हो चुकी है। उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये तो आपको मैंने बता दी कि साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। जो न्यूक्लियस है इसकी में प्रॉब्लम्स आती हैं वो 3 तरह की होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। पिग्नोसिस, कैरियोलैक्सिस and karyolysis. These are the nuclear changes which you see in the irreversible cell injury. Clear? Pycnosis, karyolysis and karyolysis. इसमें होता है क्या बेसिकली, मैंने अभी आपको बताया कि जब एंडोन्यूक्लियसेस रिलीज होंगे लाइसोसोम से, क्लियर, तो अब वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस को अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियस की जो है ना क्लम्पिंग होगी आपस में, इरिवर्सिबली क्लम्प हो जाएंगे वो। ठीक है। पहले वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर थे, लिक्विड फॉर्म के अंदर थे, अब वो सॉलिडिफाई हुए। ठीक है। वो न्यूक्लिक मटेरियल सॉलिडिफाई हुआ और वो उसने आपस में एक दूसरे को इरिवर्सिबली क्लम्प कर दिया। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर ये जुड़ते हैं आपस में, लेकिन इरिवर्सिबली क्लम्प नहीं होती, ये पक्के आपस में जुड़ जाएंगे। न्यूक्लिक मटेरियल आपस में, क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के अंदर जो ना इंटरमिनल हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के तौर पे जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पिग्नोसिस। पिग्नोसिस क्या प्रोसेस है, बेसिकली दिस इज द क्लम्पिंग, इरिवर्सिबल क्लम्पिंग ऑफ द न्यूक्लिक मटेरियल, क्लियर, टू विद ईच अदर। न्यूक्लियस क्रोमोसोम आपस में पहले सॉलिडिफाई हुए, क्लियर, वो सेमी सॉलिड से आपके पास जो लिक्विड फॉर्म में थे, ठीक है, जेली फॉर्म में था, अब वो क्या हुआ, सॉलिड बन गया। सॉलिड बन के अब वो क्लम्प हो गया, टोटली तौर पे इरिवर्सिबली क्लम्प हो गया। तो ये पिग्नोसिस है, ये पहली स्टेज है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पीसेस आपस में जो जुड़ गए थे और पूरा पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर था, वो छोटे छोटे पीसेस में फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो, वो टूटना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। जब वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना शुरू कर देता है तो इस स्टेज को हम कहते हैं कैरियोलैक्सिस। ये क्या कहते हैं, कैरियोलैक्सिस। जब ये कैरियोलैक्सिस होता है, अल्टीमेटली क्या होता है कि अब आखिरी स्टेज जो है कैरियोलाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब है कि न्यूक्लिक मटेरियल बिल्कुल लाइज्ड हो गया, सॉलिडिफाई, खत्म हो गया। आपके पास जो न्यूक्लियर डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम रिलीज हुए थे, कुछ लाइसोसोम्स ने रिलीज किए थे अपने ऑर्गेनल से, और कुछ जो है आपके पास न्यूट्रोफिल ने रिलीज किए थे। वो क्या करेगा, वो जो छोटे छोटे पीसेस बन गए थे, जैसे कि न्यूक्लिक मटेरियल था, ये न्यूक्लिक मटेरियल था, ठीक है, अब इसके छोटे छोटे पीसेस बन गए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए, छोटे छोटे जो है ना सॉलिड स्ट्रक्चर बन गए। इसके ऊपर जब अटैक हुआ एंजाइम्स का, उसने इसको लिक्विफाई कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अल्टीमेटली अब न्यूक्लियस का कोई नामो निशान भी यहाँ पे नहीं रह जाएगा।
तो ये स्टेजेस हैं। इस स्टेज के बाद हम कहते हैं कि सेल इज इरिवर्सिबली डैमेज। जब ये इरिवर्सिबली डैमेज हो गया है तो अब जो है अल्टीमेटली ऑब्वियसली इस सेल की डेथ हो गई हुई है। अब इसको जो है यहाँ से रिमूव करना है। जिस तरह ह्यूमन्स की डेथ होती है तो क्या होता है, उनको बाद में डेथ के बाद उनको रिमूव किया जाता है बाय बरिंग देम, ज़मीन में हम दफना देते हैं उनको ताकि वो जो है वहाँ से डिलीट हो जाए। इसी तरीके से अब ये सेल यहाँ पे डेड हो गया हुआ है, इसकी इस जगह पे ज़रूरत नहीं है बॉडी में, उस जगह पे ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, इसमें यहाँ से डिलीट करना है। अब ये डिलीट करने के मैकेनिज्म डिफरेंट है। अगर तो सेल थोड़े बहुत सेल हैं तो मैक्रोफेजेस जाके उसको इनगल्फ करके ख़त्म करने, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं होता कि मैक्रोफेजेस बड़े बड़े सेल्स को जो है वो इस तरह से इनगल्फ करके रिमूव कर सकें। तो फिर क्या होता है कि सेल वहीं पे मेंटेन रहता है और या तो वो लिक्विफाई हो जाता है। इट डिपेंड्स कि लिक्विफाई, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा कि नेक्रोसिस क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स होते हैं। सम टाइम ये लिक्विफाई हो जाता है, सम टाइम अपना स्ट्रक्चर को थोड़े अरसे के लिए मेंटेन रखता है, सम टाइम वो डिलीट नहीं हो पाता, सम टाइम उसके अंदर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जो कैल्शियम मैंने आपको बताया था कि वो जब सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो अल्टीमेटली सेल के अंदर कैल्शियम जाना शुरू हो गया। जब कैल्शियम अंदर जाना शुरू हो गया तो अल्टीमेटली सम टाइम इट कुड हैपन कि ये सेल सारा का सारा कैल्शियम से भर जाएगा। ठीक है, जब सारा का सारा कैल्शियम से भर जाएगा तो इसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये भी अलग से टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा ये क्या होती है कैल्सिफिकेशन। ठीक है, सेल की अल्टीमेटली कैल्सिफिकेशन है वो ये कैल्शियम सॉल्ट जब डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो सॉल्ट सेल जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रखता था वो एक स्टोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कैल्सिफिकेशन। तो सेल की डेथ के बाद क्या क्या होते हैं वो अपने टॉपिक में आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको बताना था कि सेल जो है किस तरह से रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली डैमेज होता है और अल्टीमेटली जो है इसको हम अल्टीमेटली कैसे ये वापस भी जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में, और अगर नहीं जाता तो कैसे वो इरिवर्सिबली डैमेज होता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ है। आपका जो क्वेश्चन हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप मुझसे डायरेक्ट भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा नेक्रोसिस होगा। तो नेक्रोसिस की डेथ होगी, अब उसके बाद डेथ के बाद सेल के साथ क्या क्या होगा इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thank you very much.